हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पे हम लोग टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने क्या है कि एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि 25 साल हो गए हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाज एक्ट को। उसी के संदर्भ में ये न्यूज़ में रहा हुआ है, तो हम लोग इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इसकी हिस्ट्री कहाँ से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आया हुआ है और क्या-क्या चैलेंजेस हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया जाएगा इस क्लास में। आपको अगर कंप्लीटली डिटेल चाहिए उसमें देखिए फंक्शंस जो हैं हम लोगों ने बेसिक्स बता दिए गए हैं, लेकिन कंप्लीट डिटेल फंक्शन अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पीडीएफ में आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलता है, जैसे कि एमसीक्यूज फॉर योर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा अगर आप गवर्नेंस वाला मेरा पार्ट चल रहा है, ऑलमोस्ट हाफ टॉपिक जो है हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं। आप उस कोर्स में एनरोल होना मत भूलिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। आपको कंप्लीट फुल गवर्नेंस कोर्स मिल रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पे, और वो भी इस समय जो हमारा प्राइस रखा गया है 300 रुपीज रखा गया है। एंड देन अगर आपको लग रहा है कि ये प्राइस महंगा है तो आप कोड का भी यूज कर सकते हैं। कभी कभार जब ऑफर चलते हैं देन यू कैन परचेज दिस कोर्स। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस शुभेंद्र तिवारी। स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। क्या हुआ है कि जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड रेलवेज, एंड ये ऑर्गेनाइज करेंगे एक सेमिनार को, क्योंकि ट्राई एक्ट को 25 साल हो गए हैं। इसका जो थीम रखा गया है द वे फॉरवर्ड फॉर स्टेक होल्डर टेलीकॉम ब्रॉडकास्ट आईटी अरेना एंड आधार। देखिए ये जो ऑर्गेनाइज है इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपलेट एंड एपलेट ट्रिब्यूनल्स के द्वारा। अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली इससे एक रिलेटेड हमारी वीडियोस आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा इस वीडियोस में आने में। अभी हम लोग इसके थोड़ा बाद इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है हम लोगों ने ट्राई एक्ट को अमेंड किया गया था। ट्राई एक्ट को अमेंड किया गया था। ट्राई एक्ट को हम लोगों ने 2000 में अमेंड किया था, 2000 में। और वहां पे इस जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिब्यूनल्स, इसको मतलब लेके आए हुए थे। इसका मेन काम ये है कि जितने भी जो भी एडजुकेटरी होंगे या फिर जो डिस्प्यूट्स होंगे, फंक्शन डिस्प्यूट्स हैं ट्राई के, याद रखिए जो भी एपलेट मतलब एडजुडिकरी एंड डिस्प्यूट जो भी होंगे ट्राई के, वो सारे के सारे अब टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिब्यूनल्स के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कंपोजिशन क्या होता है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट्स के बारे में, टीडी सेट। देखिए इसके कंपोजिशन में एक तो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन के अलावा दो अदर मेंबर होंगे, टू अदर मेंबर। इनको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरमैन और दो अदर मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा। जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन किसके, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर बात करें इसकी सिलेक्शन के बारे में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंसल्ट करेगी विद सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो इसके जो मेंबर्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी देखिए। चेयरमैन को A person shall not be qualified for the chairman unless he is or has been a judge of the Supreme Court। या फिर देखिए, या तो वो जज होता है, अगर उसके चेयरमैन के बारे में बात करें, या तो वो जज होना चाहिए, ही हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर सीजेआई, सॉरी नॉट सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये उसका क्राइटेरिया रखा गया है अगर किसी भी पर्सन को चेयरमैन अपॉइंट करना है। अदर मेंबर के लिए अगर वो जो अदर मेंबर की जो पोस्ट होगी वो इक्विवेलेंट होगी जो भी सेक्रेटरी है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द टू सेक्रेटरी जो होंगे सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इक्विवेलेंट होगा जो दो अदर मेंबर्स होंगे। और इनको अगेन अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। टर्म ऑफ ऑफिस जो है, देखिए इसका टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात करें, टर्म ऑफ ऑफिस
इसका ये टर्म ऑफ ऑफिस मैक्सिमम 3 इयर्स या फिर 70 इयर्स, इनमें से जो पहले आ जाए, इसमें से जो पहले आ जाए वो लग जाएगा। थोड़ा और देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेमिनार का। देखिए, इस सेमिनार का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों को एक अवेयरनेस फैलानी है रिगार्डिंग द रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो कि इंक्लूड करता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अमंग्स द स्टेक होल्डर इन टेलीकॉम्स में, ब्रॉडकास्टिंग में, आईटीज, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आधार सेक्टर में। इससे ये हो जाएगा, देखिए इस जो डिस्कशन है दैट वुड थ्रो लाइट ऑन की एरियाज or emerging trends and challenges thrown by the fast changing technology concerning the sector। अब थोड़ी ट्राई की हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री अगर बात करें तो 1885 में जब इंडियन टेलीग्राफ एक्ट आया हुआ था, तब से हम लोग देख सकते हैं कि ये टेलीकॉम सर्विसेज है वो इंडिया में रेगुलेट हो रही है। लेकिन 1990 तक ये हुआ था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन था, इसमें सिर्फ एक मोनोपोली थी ओवर द टेलीकॉम सेक्टर। लेकिन जब गवर्नमेंट ने 1992 में प्राइवेटाइजेशन को अलाउ कर दिया गया, तो वहां पे प्राइवेट प्लेयर भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। उसके बाद एक 1999 में नेशनल टेलीकॉम पॉलिसीज आई हुई थी। उसने रिकमेंड किया गया था कि हम लोगों को एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की जरूरत है। 1997 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेके आई। अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इसको एस्टैब्लिश इसलिए किया गया था ताकि ये एक प्रोवाइड कर सके कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट। इंडिया का जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है, जो टेलीकॉम सेक्टर है, उसके डेवलपमेंट पे क्या क्या चीजें हैं, उस चीज को ये देखेगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका पार्टिसिपेशन एक बहुत ज्यादा जरूरी है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटीज में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को गवर्न करती है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। देखिए, ये हम लोगों ने पहले कई बार भी देखा होगा, आपने भी, कि जो भी लाइक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं अगर किसी एक्ट, पार्लियामेंट के किसी एक्ट से अगर उसको स्टैब्लिश किया गया, उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी, अगर वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी कहा जाएगा। इसको जो ट्राई है, इसको स्टैब्लिश किया गया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहती है। नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज एनवायरनमेंट को प्रमोट करेगा हर एक लेवल पे, और ताकि वो फैसिलिटेट कर पाए एक फेयर कंपटीशन हो अमंग द डिफरेंट स्टेक होल्डर, डिफरेंट प्लेयर्स। हेडक्वार्टर ट्राई का न्यू दिल्ली में है। इसकी मीटिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो अथॉरिटी है, ये जब उसको सही लगता है और जहां पर भी वो सही लगता है तब वो मिलती है एज प्रिस्क्राइब बाय द रेगुलेशंस, और मीटिंग में वो अपने बिजनेस को डिस्कस किया जाता है। देखिए, अगर चेयरमैन एब्सेंस है तो उस केस में इस मीटिंग को वाइस चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, उस केस में जो भी मेंबर होंगे, मेंबर चूज करेंगे कोई एक पर्सन को जो उस मीटिंग में है, ताकि वो उस मीटिंग को चेयर कर पाए। अब सैलरी एंड अलायंस देख लेते हैं, चेयरमैन या फिर अदर मेंबर की। देखिए, सैलरी एंड अलायंस के बारे में बात करें, चाहे वो चेयरमैन हो या फिर अदर मेंबर, उनकी सैलरी जो होगी, जो अदर मेंबर लाइक 4 फुल टाइम मेंबर होंगे, उनकी सैलरी जो कि लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है उसी के अनुसार उनको सैलरीज दी जाएगी, या फिर जो अदर टर्म एंड कंडीशंस हैं। अगर एक बार चेयरमैन अपॉइंट हो जाता है तो उसकी जो सैलरीज होगी वो चेंज नहीं की जाएगी किसी भी कंडीशन पे। अब बात करें जो पार्ट टाइम मेंबर है, उनको भी उसी टाइप की सैलरीज मिलेगी जो कि प्रिस्क्राइब्ड है लॉज में। कंपोजिशन थोड़ा देख लेते हैं। जो हम लोगों ने कंपोजिशन देखा हुआ था पिछली अभी स्लाइड में, वो टीडी एसएटी के बारे में था। ये टीडी एसएटी, इसको आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि मतलब चेयरमैन और 2 अदर मेंबर, हम लोग वहां पे बात कर रहे हैं कि 3 फुल टाइम मेंबर होंगे और
पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे, तो थोड़ा कंफ्यूजन सा लगेगा, तो आप ये इसको अलग ही रखिएगा। टीडी, एसएटी और ट्राई दोनों अलग ही अलग हैं। अब इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें, तो कंपोजिशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब वो सर्टिफाई करता है कि अगर कोई भी पर्सन, उसके कोई भी फाइनेंशियल मतलब नहीं है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, या फिर जो अदर इंटरेस्ट, उसको अपॉइंट करने के लिए एज ए चेयरमैन ट्राई, ये कंसिस्ट करता है, एक चेयरमैन होगा और 2 फुल टाइम मेंबर होंगे एंड नॉट मोर देन 2 पार्ट टाइम मेंबर। तो 2 पार्ट टाइम मेंबर होने चाहिए और 2 फुल टाइम मेंबर होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, इसके साथ ही में एक चेयरमैन। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है मेंबर ऑफ द अथॉरिटी एज द वाइस चेयरमैन ऑफ ट्राई। एलिजिबिलिटी देखिए, अगेन वही है, एलिजिबिलिटी क्या देखते हैं कि अगर उस पर्सन को एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और वो प्रोफेशनल होना चाहिए टेलीकॉम सेक्टर में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, लॉ में, मैनेजमेंट में, या फिर कंज्यूमर अफेयर्स में। अगर ये पर्सन इसमें स्पेशल नॉलेज है या फिर इसके पास कोई भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इन सारी इंडस्ट्रीज में या फिर इन सारी सेक्टर में, उस पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया जाएगा एज चेयरमैन या फिर अदर मेंबर ऑफ द ट्राई। टेन्योर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग द 3 years, 3 ईयर इनका है, एंड अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65, इनमें से जो पहले आ जाए। टीडी एसटी अलग है, इसमें से ये अलग है, 3 साल या फिर ये 65 साल, इनमें से जो पहले आ जाए वो उसका कार्यकाल रहता है। अगर वैकेंसीज आ जाती है तो जो ऑफिस चेयरमैन है या फिर एनी अदर मेंबर, उसको फिल्ड अप किया जाएगा 3 महीने के अंतर्गत फ्रॉम द डेट ऑन विच सच वैकेंसीज अगर अगर आज माना कि लेट्स से अगर आज 12 मार्च है, 12 मार्च से 3 महीने तक ये देखेंगे तो 3 महीने के अंदर ही मीन्स 12 जून के बीच में इसको ये वैकेंसीज फिल करनी ही पड़ेगी। फंक्शंस देख लेते हैं। देखिए, फंक्शंस के बारे में बात करें तो हम लोगों ने कंप्लीटली डिटेल में, यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, तो कंप्लीटली डिटेल में हम लोग ने प्रोवाइड किया है अपने पीडीएफ में। पीडीएफ की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे चेयरमैन, जो चेयरपर्सन है, दिस शैल हैव अ जनरल सुपरविजन और कंट्रोल ओवर द अथॉरिटीज बिजनेस। जो ट्राई का जो बिजनेस है उसके ऊपर कंट्रोल रखा जाएगा चेयरमैन के द्वारा, और चेयरमैन ही अथॉरिटी के जो बिजनेस है उसको सुपरवाइज करेंगे। यहाँ पे अथॉरिटी जो है दे कैन मेक रिकमेंडेशन इधर सुमोटो, या फिर कोई भी रिक्वेस्ट आती है लाइसेंसर्स के द्वारा। जैसे कि अगर कोई, हम लोगों ने एक ही पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर मोर पॉइंट अगेन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट आती है जैसे कि मेजर्स टू प्रमोट एक कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए, इफिशियंसीज को प्रमोट करने के लिए इन ऑपरेशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन ऑर्डर, ताकि एक एंकरेज किया जाए उसकी टेलीकॉम सेक्टर की जो है वो ग्रोथ हो। अब थोड़े इश्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कभी कभार ये लगता है इसकी जो गाइडलाइन होती है दे आर नॉट इन द लाइन विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकंड, सबसे ज्यादा जो रिलायंस ने जियो मोनोपोली लेके आया हुआ है, एक अनफेयर प्रैक्टिस प्ले किया जाता है अदर इंडस्ट्रीज के द्वारा, चाहे आप इस समय जो देखा जाए रिलायंस या फिर अदानी को ही ज्यादातर मिल रहा है, तो एक बोल सकते हैं कि रिलायंस जियो मोनोपोली, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं ये है अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ ट्राई। ट्राई के जो गाइडलाइन है उसके अगेंस्ट है। ट्राई का जो प्राइमरी रोल है वो सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है। यहाँ पे कुछ अदर अथॉरिटीज हैं जो कि एनफोर्स कर सकते हैं लाइसेंस टर्म एंड कंडीशन। नेक्स्ट इश्यू जिसमें ये है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं यूरोपियन कंट्रीज से या फिर इसको कंपेयर करते हैं चाइना से, तो जो स्पेक्ट्रम हम लोगों को मिला है वो लेस देन 40% एंड 50% है। नेक्स्ट, फॉलोइंग देखिए, जब से जो रिलायंस जियो आ गया है, ये कंपटीशन है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। रिलायंस जियो ने, आप देखिए, बीएसएनएल को ही
ऑलमोस्ट हटा गया। BSNL नाउ प्राइवेटाइजेशन में इंक्लूड हो गया। सिमिलरली वोडाफोन आइडिया के साथ मर्ज हो गया। एयरटेल, तो ये सारी एयरटेल अगेन कॉम्पिटिटर है, अभी भी अच्छा इसका चल रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, और टाटा टाटा डोकोमो एक आया हुआ था, मतलब कई सारे जो प्लेयर्स थे रिलायंस जियो से पहले, ये अब इनका नामो निशान नहीं है। ये या फिर किसी कंपनीज में मर्ज हो गए हैं, या फिर वो उस कंपनी ही कंप्लीट खत्म हो गई है। तो ये देखने को मिल रहा है कि रिलायंस जियो की वजह से कंपटीशन जो है वो काफी ज्यादा हीटअप हो गया है। हीटअप अब इससे देखिए, हीटअप की वजह से क्या है कि उनके जो ट्राई के जो रूल्स हैं, ट्राई के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अगेंस्ट में जाके आप कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अदर टेलीकॉम, इनका मेन मकसद ये है कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया को कवर कर सकें, एंड देन उसके बाद जो है वो टैरिफ इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ है अभी इसी समय। जो रिलायंस जियो है, शुरू में फ्री आया था, फिर 99 आया था, एंड देन उसके जो प्राइस है काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। सिमिलरली जो अदर प्लेयर है, उन्होंने भी यही सेम चीज स्टार्ट कर दिया है कि कंप्लीटली फ्री डेटा आपको मिलेगा, और और जो प्लान है काफी सस्ते निकाले गए थे। अब देखा जाए तो लोगों ने क्या किया कि जो अदर जो छोटी छोटी कंपनीज थी, वोडाफोन आइडियाज एंड सो ऑन, इन सारी कंपनीज को कन्वर्ट कर लिया गया, या तो एयरटेल में या फिर रिलायंस जियो में। BSNL वाले में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने भी यही सेम चीज कर लिया है। अब आज की प्रेजेंट सिचुएशन में ये देखने को मिला है, इनके जो प्राइस है काफी ज्यादा, मतलब उतना नहीं है लेकिन बढ़े हुए हैं। लोगों को पहले दिलासा दिया है कि हमारे प्राइस कम है, तो लोगों ने, इनका एक मार्केट बन चुका है कंप्लीटली। तो जो भी अदर टेलीकॉम कंपनीज हैं, दे मस्ट लोअर टैरिफ कॉस्ट फॉर बोथ फोन एज वेल एज डेटा। फोन के लिए इवन, अब हम बात करें रिलायंस का जो 5G फोन आ रहा है, वो उसका जो प्राइस है अराउंड 6000 है। अब 6000 5G के लिए है, उसमें भी कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन जो अदर्स जो फोन है, वहां पे वो भी अपने रेट डाउन करेंगे। डेटा का हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। इसके अलावा जो ओवर द टॉप एप्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हुआ, ओला, वाइबर, या फिर अदर्स, ये डू नॉट रिक्वायर अप्रूवल और कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टेलीकॉम कंपनीज। यहाँ पे ये ना ही अप्रूवल इनको लेने की जरूरत है, ना ही इनको कॉन्ट्रैक्ट लेने की जरूरत है टेलीकॉम कंपनी के। तो ये सारे इश्यूज बन जाते हैं। अब आप सजेशन दे सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, आप सजेशन बताइए क्या क्या जो इश्यूज हैं, इन इश्यूज को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाए, गवर्नमेंट को क्या रिकमेंडेशन आप प्रोवाइड करेंगे ताकि ये इश्यूज जो सॉल्व हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसीज। ये भी आज ही की न्यूज में है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक अमेंडमेंट किए हुए हैं, तो उस अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हुआ वो हम लोग देखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है, जो भी हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल योर डाउट एंड क्वेरीज विद इन 24 आवर। आप अपने साथ, आप अपने फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम लोग उस पर सुधार कर सकें इफ रिक्वायर्ड। आप हमारे साथ वेरियस सोशल मीडियाज के प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। इन सब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul. Have a nice